हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के ऊपर, जिसमें से हम जैव प्रक्रम को कवर कर रहे हैं। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। देखिए एक बात आप यहाँ पे समझिए, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को क्या लगता था, अरे नुनुआ हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नहीं। फिर हम लोग को लगा नाक बंद कर लेते हैं तो हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते थे। लेकिन हम लोग क्या थे उस समय गलत थे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते थे सांस हम लोग कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं। लेकिन हम लोग नाक से सांस लेते नहीं है, सिर्फ वह एक रास्ता है ना। वो श्वसन अंग नहीं है, वो एक सांस लेने का एक रास्ता है। श्वसन अंग तो हमारा फेफड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे श्वसन अंग जो है मनुष्य का वो फेफड़ा है। और मनुष्य के साथ साथ हम कुछ जीवों को भी देख लेते हैं कि जीवों के अंतर्गत फेफड़ों के अलावा और भी श्वसन अंग होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए कुछ जीवों में श्वसन अंग जानते हैं। तो यहाँ देखिए, स्तनधारी फेफड़ों से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं ना, फेफड़ों से। अब स्तनधारी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे हम लोग है ना। तो मनुष्य हो गया स्तनधारी के अंतर्गत आता है, जानवर स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जितने भी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा है जलीय जीव। तो जलीय जीव क्लोम से लेते हैं। जैसे मछली अपनी क्लोम से लेती है, अपनी गलफड़ों से लेती है। देखिएगा आप जब मछली को आपके घर में अगर मछली आता है तो देखिएगा दोनों साइड में उधड़ा टाइप का रहेगा, इस तरह खुला टाइप का रहेगा, और लाल लाल जो फूल दिखते हैं वही होते हैं क्लोम। ठीक है, तो मछली क्या करती है, उसी के सहायता से अब पूरा छान देती है, ऑक्सीजन को छान देती है। वो क्या करती है, अपने मुख से क्या करती है, अपने मुख से पूरा जल को भीतर करती है। और वो जो क्लोम है, जो आप गिल्स देख रहे हैं लाल टाइप का, जो फूल कहते हैं आम भाषा में। बचपन में जब हम लोग लाते थे मछली मार करके, या पापा ला देते थे घर में, तो हम लोग बड़ा खेलते थे उससे, है ना। और जब मम्मी काट देती थी उसको तो हम लोग क्या करते थे, फुलवा निकाल के ऐसे ऐसे उधेड़ उधेड़ के देखते थे। बड़ा मजा, चुपचुपा लगता था छूने में, वाह गुल गुल। तो वो जो है वही है क्लोम। तो उसी से क्या करते हैं जलीय जीव सांस लेते हैं, जो आप मछली के अंदर देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग क्लोम कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, और उर्दू में गलफड़ा बोलते हैं। बात आएगा ये समझ में? तो तीसरा देखिए, कीट पतंग श्वास नली से, ट्रैकिया से ही सांस ले लेते हैं। मतलब ट्रैकिया से ही सांस लेते हैं। देखिए ट्रैकिया उन लोग में क्या होता है, उन लोग के अंदर नाक वाक नहीं होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कीट पतंग जैसे उड़ने वाले रहते हैं, जैसे तितली वगैरह, ये सब कीट, बड़े बड़े आप देखते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो सब क्या करते हैं, ट्रैकिया से सांस ले लेते हैं, श्वास नलिये से सांस ले लेते हैं। उसका छेद होता है श्वास नली में। ये जो श्वास, ये अभी देख लीजिए, ये श्वास नली है, ये सांस नली है। ठीक है, तो ये से ले लेगा सांस, वहीं ये से, समझे बात को। तो यही सांस ले लेता है। तो आप इसे याद रखें, ट्रैकिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। तो कभी कभी आपको इंग्लिश में ऑप्शन मिल सकता है। देखिए मेढक क्या है, त्वचा से सांस लेता है, जिसे हम स्किन से सांस लेता है। अब देखिए मेढक, यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान रखना है। मेढक देखिएगा, कभी कभी मेढक दो तरह से सांस ले सकता है। जब पानी में रहेगा तो क्लोम से लेगा, और जब पानी से बाहर आ जाएगा तो अपने स्किन से लेगा। यहाँ पर एक बात आप ये समझिएगा, या फिर जब ज़मीन के अंदर रहेगा तो स्किन से ले लेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए कि जब मेढक बड़ा होता है तब स्किन से लेने लगता है, लेकिन जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तब देखिएगा क्लोम से लेता है। समझिए, देखिएगा बचपन में आप क्या करते होंगे, ये छोटका जो है ना, ये छोटा रहता है तो उसमें गिल से लेता है। ये मेढक है। हम लोग बचपन में हम लोग लोल थे, लोल क्या होता था, हम लोग तालाब जाते थे, पकड़ के ले आते थे, मम्मी को दिखाते, मम्मी बहुत छोटा छोटा मछली ले ला, मम्मी बोलती है अरे बक ललवा मेढक वाले आया रे। हाँ हाँ, ये छोटका जो बेंगचुरवा कहते थे इसको, बेंगचुरवा आप लोग भी जानते होंगे। तो ये है टेडपोल। ठीक है, इस समय क्या है, ये पानी में रहती है मेढक, और क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो स्किन से लेने लगता है। हम लोग क्या लोल थे, ले आते थे, पालते थे, ससुरा बड़ा होकर के मेढक बन जाता था। लेकिन हम लोग तो ठहरे लोल। देखिए यहाँ पे ये पूरा मछली टाइप का दिख रहा है, पूरा एकदम ये मछली टाइप का लग रहा है ना, ये मछली टाइप का लग रहा है। लेकिन क्या है ना, बड़ा होकर ये मेढक बन जाता था। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए इसका संरचना देखिए हम लोग देखते ये बाप रे मेढक बन गया सारा मेहनत बेकार
तो ये आप समझ गए होंगे कि मेढक दोनों से सांस लेता है, जब बचपन में लेगा गिल से, क्लोम से, और जब बड़ा हो जाएगा तो स्किन से लेने लगेगा। बात समझ में आ गया? तो ये मेढक त्वचा से और टेडपोल क्लोम से लेता है। टेडपोल किसे कहते हैं? मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा है। तो ये सब आपके, और आइए आगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ है श्वासोच्छ्वास, है ना, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, जिसे हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोला जाता है। समझ में आ गया? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? श्वासोच्छ्वास, यानी कि ब्रीदिंग। तो यहाँ पे देखिए, सांस लेने की दो प्रक्रिया हैं, एक लेना और एक छोड़ना। तो यहाँ पे लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन यानी कि निश्वासन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निश्वासन, और छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास मतलब एक्सपायरेशन। बात समझ में आया? निश्वासन मतलब इंस्पायरेशन, इन कर रहा है, अंदर ले रहे हैं। तो इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हिंदी वालों को दिक्कत हो सकती है। इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना, और एक्सपायरेशन मतलब बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे लेने की प्रक्रिया को निश्वासन और छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास बोला जाता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग वायुमंडल से कितना % ऑक्सीजन और कितना % नाइट्रोजन लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। बात समझ में आ गया? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% लेते समय, और ऑक्सीजन होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, एक बात ध्यान रखिए कि वायुमंडल में जितनी गैसों की मात्रा रहेगी वही ना हम अंदर लेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना ले लेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है, तो वही हम लेते हैं। छोड़ते समय क्या है? नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, लेते समय भी 78, छोड़ते समय भी 78। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए ऑक्सीजनवा ऑक्सीजनवा नहीं है 21, और 4 चोरी कर लिए दिए 17 छोड़े। जब हम लोग लेते हैं 78 लिए नाइट्रोजन, 78 छोड़ दिए, ऑक्सीजन लिए 21, 4 चुरा के रख लिए फेफड़वा, के रख लिया? फेफड़ा दी, काहे? पहुंचाएगा सबके शरीर में। ए क्या बोलता है सुनिए, ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन ले लिया, कोई काम नहीं है नाइट्रोजन, छोड़ दो। ऑक्सीजन ले लिया 21%, बोलते ए चचा 4% रख लीजिए। तो क्या करता है? 4% रख लेता है। अब यहाँ देख लीजिए CO2 कितने हैं? 0.03%। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कितना? 0.03%, छोड़ता है कितना? 4%। हाँ, बात समझ में आया? तो यहाँ 4% छोड़ देता है। ये याद रखिएगा, 4% का हेर फेर है बस, ठीक है? यहाँ वैसे 4.6 होगा, लेकिन आप 4% याद रखिए। एक बार और समझिए, नाइट्रोजन लिया 78, छोड़ा 78, ऑक्सीजन लिया 21, दिया कितना? 17, कार्बन डाइऑक्साइड लिया कितना? 0.03%, और छोड़ा कितना? 4%। बात समझ में आ गया? एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है? वायु जिस अंगों के द्वारा सांसों का परिवहन करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पे श्वसन जो मार्ग होती है, हम लोग तो उसको समझ गए हैं, लेकिन वो 10 स्टेपों में गुजर के जाती है, और इसे हम लोग अंगों के बारे में जानेंगे, प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे कि हमारे 10 प्रमुख अंग हैं श्वसन मार्ग के, जैसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम एक एक करके समझते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ये देखिए, ये 10 स्टेप है, तो एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रमुख श्वसन अंग। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रमुख जो श्वसन अंग है वो पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र किसे कहते हैं? देखिए, नासा छिद्र, ये जो हमारा नाक है, नाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं, है ना, 2 छिद्र सभी के। अब देखिए उसके अंदर देखिएगा छोटे छोटे रोए होते हैं बाल के रूप में, जो अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर हम डस्ट के ऊपर काम करते हैं या डस्ट के क्षेत्र में रहते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इसके अंदर जो है नासा छिद्र के अंदर जो बाल है वो क्या करती है? कुछ धूल कण को रोक के रख लेती है, और इसके बाद वो ऑक्सीजन को अंदर भेज देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाल जो है सो पूरा ऑक्सीजन को साफ नहीं कर पाती है ना। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। दूसरा है नासा कपाट। नासा कपाट क्या करती है? नासा कपाट किसे कहते हैं? नासा कपाट ऊपर वाले को भाग को हम लोग नासा कपाट कहते हैं। ये नासा कपाट देखिएगा, कभी कभी अगर यहाँ कोई मार दे तो लोल, भकलोल बोल देते हैं हम लोग उसको, भकलोल कहीं का, एकदम लगाइए देंगे, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर की चोट लगती है। तो ये हो गया नासा कपाट। अब यहाँ पे देखिए ग्रसनी। ये जो है फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स
ग्रसनी हम लोग किसे बोलते हैं, ये जो यहाँ पे इसे हल्लक बोलते हैं उर्दू में। तो हल्लक, जैसे कि मुंह खोलिएगा ना, पूरा आ करिएगा मुंह, तो यहाँ पे दिखेगा एकदम संरचना टाइप की दिखेगी, छोटी सी निकली हुई रहेगी जीभ के एकदम तुरंत पीछे, ये है ग्रसनी। और फिर है लैरिंग्स, श्वसन तंत्र। तो लैरिंग्स किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र। ये जो आपको छोटा सा कंठ के रूप में दिख रहा है, ये लैरिंग्स है। तो यहाँ पहले फिर से समझते हैं। पहले आया नासा छिद्र। नासा छिद्र के अंतर्गत हमारे बाल रहते हैं, लेकिन बाल क्या करती है, सभी ऑक्सीजन को साफ नहीं कर पाती है। तो उसके बाद क्या आता है, नासा कपाट। नासा कपाट क्या होते हैं, हमने आपको बताया है कि ये छोटी सी जो संरचना आपको हड्डी नुमा टाइप की दिखेगी, ये नासा कपाट रहती है। नासा कपाट के अंदर म्यूकस पाए जाते हैं, म्यूकस चिपचिपका टाइप का म्यूकस पाई जाती है। तो क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन के धूल कण रोएं नहीं रोक पाती है, नासा छिद्र नहीं रोक पाती है, वो म्यूकस में चिपक जाती है। उसके बाद देखिएगा सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आप क्या करते हैं, उसे खखोर करके निकाल देते हैं, जिसे हम लोग नकटी कहते हैं, जो सूख जाता है। तो वो धूल के कारण ही सूखता है। आइए ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, देखिए यहाँ पे आने के बाद आता है श्वसन तंत्र, लेरिंग्स में इस पे। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसे कहते हैं, श्वास नली। श्वसन तंत्र के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद श्वास नली। श्वास नली में ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, देखिए ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, श्वास नली। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है सो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। वो इसलिए कि देखिए कभी कभी जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली सांस लेने की प्रक्रिया चलते रहती है। ये कार्टिलेज का बना होता है, ताकि ये चिपके ना, है ना। ये अगर चिपक जाए तो ऑक्सीजन नीचे जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं, नासा छिद्र। सबसे पहले हम क्या किए, ऑक्सीजन भरे अपने फेफड़ों में, तो नासा छिद्र नाक के अंदर आया। नाक में जो छोटे छोटे रोएं होती है, धूलकण को खींच लेगी, और जो नहीं खींच पाएगी नासा कपाट में आएगा। नासा कपाट में क्या म्यूकस होते हैं, वो धूलकण को चिपका लेगी। उसके बाद आएगी ग्रसनी में, ग्रसनी से बाद आएगी कहाँ, श्वसन तंत्र में, फिर आती है श्वास नली में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। श्वास नली में आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, ये है श्वास नली, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये सी टाइप का जो आपका दिख रहा है संरचना, ये है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, देखिएगा कभी कभी आप अगर मांस खाते होंगे तो ऐसी हड्डी जिसे हम लोग चिबा सकते हैं ना, कचर मचर लगता है चिबाने में तो ये हम लोग वही होता है कार्टिलेज। देखिएगा कानों की हड्डी को अगर आप देखेंगे तो वो लचीली होती है ना। लचीली हड्डियों को, हड्डी नहीं रहती एक प्रकार की, लेकिन हड्डी की संरचना जैसी होती है जो लचीली होती है। तो ये होता है कार्टिलेज का बना होता है, जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कानों का अगर छू के देखेंगे आप अब छू रहे हैं कान को, तो कान को छू के देखेंगे, छूइए कान को छूइएगा तो देखिएगा कि छोटी उसमें जो हड्डी होती है वो लचीली होती है ना, तो वो कार्टिलेज की है। तो यहाँ भी कार्टिलेज की होता है। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कभी ये चिपके ना, अगर चिपक जाए तो हम लोग सीधा ही यमराज के पास, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फेफड़ा को। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में आता है। ब्रोंकाई, ये है हमारा ट्रैकिया पूरा, और ये ट्रैकिया 2 भाग में बट गया तो ये ब्रोंकाई कहलाने लगेगा। बात समझ में आया। पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, ग्रसनी, श्वसन तंत्र, फिर श्वसन नली, यानी कि ट्रैकिया। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया 2 भागों में जब बट गया तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। बात समझ में आ गया। उसके बाद ब्रोंकाई में आने के बाद, ब्रोंकाई 2 भागों में बटा, फिर ये 2 भाग आपस में भी कई लाइनें में बटी हुई है, कई छोटी छोटी पाइपों में बटी हुई है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। बात समझ में आया, ब्रोंक्यूलेस। बात समझ में आया। अब देखिए ब्रोंक्यूलेस में आने के बाद क्या होता प्रोसेस, समझते हैं फिर से एक बार और हम देखते हैं। नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, ग्रसनी, श्वसन तंत्र, श्वास नली। श्वास नली के आने के बाद, ये है श्वास नली, इसके बाद 2 भागों में बट गया। कहाँ पे आ गया, ब्रोंकाई में आ गया। ब्रोंकाई से ये जो छोटी छोटी पाइपें आपको दिख रही है बहुत सारी, ये सब क्या है, ब्रोंक्यूलिस। ब्रोंक्यूलिस के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूलिस के मुंह के ऊपर गुच्छानुमा संरचना बनी होती है, गुब्बारे टाइप को आपको दिख रही होगी, और मेन फिगर में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। असल में एक्चुअली में यहीं पे ऑक्सीजन आके संग्रहित होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया फिर वापस चला गया, इसके बाद भी प्रोसेस आगे का होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में सभी अंगों को ज़रूरत है। तो यहाँ के बाद क्या प्रोसेस होता है अभी समझेंगे हम। तो इसके बाद असल में हवा कहाँ आके भरती है, यहीं पे आके भरती है, जिसे हम लोग वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहीं पे हवाओं का स्टोर होता है, यहीं पे ऑक्सीजन का स्टोर होता है। बात समझ में आ गया। एक बार और समझते हैं। हमें अभी
7वां तक आए हैं, उसके बाद ब्लड समझेंगे। ठीक है, एक बार और समझिए। सबसे पहले कहाँ हम लोग जब सांस लिए तो नासा नासा छिद्र में आया, फिर नासा कपाट में आया, फिर ग्रसनी यहाँ पे हल्लक में, और उसके बाद क्या आता है, श्वसन तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र में आया। एक बात बता दूं, ग्रसनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे भोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही रास्ते से आते हैं। ठीक है, अभी हिचकी कैसे लेते हैं इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो ग्रसनी हो गया, फिर श्वसन तंत्र, फिर आता है हमारा क्या, श्वास नली, ट्रैकिया। ये है हमारा पूरा का पूरा, जो लंबी लाइन आपको दिख रही है ये हमारा ट्रैकिया है, गर्दन से नीचे का ये ट्रैकिया। किससे बनी होती है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का श्वास नली किसकी बनी होती है, तो वो कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज क्या होता है हम आपको बताए हैं। फिर यहाँ के बाद ये जो कार्टिलेज 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के बाद ये ट्रैकिया नहीं कहलाएंगे, ये ब्रोंकाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रोंकाई। बात समझ में आ गया। ब्रोंकाई के बाद हर ब्रोंकाई के मुंह के आगे छोटी छोटी लाइनें, छोटी छोटी पाइपें और भी छोटी छोटी संरचना में टूट जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूलेज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस, हर एक ब्रोंक्यूलेस के आगे गुब्बारे जैसी छोटी छोटी गुच्छानुमा संरचना बनी होती है, जिसे हम लोग एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक, कुपिका। असल में ऑक्सीजन यहीं पे आके स्टोर होती है। बात समझ में आया। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, ब्लड में आ जाता है। वायु कोष्ठक से क्या है, रुधिर। रुधिर क्या करता है, सभी ऑक्सीजन को ले लेता है। किस लिए, कोशिका तक पहुंचाना। ए चलो 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 ऑक्सीजन आया, चलो 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 ऑक्सीजन आया है, चलो। वायु कोष्ठक से को रुधिर क्या बोलता है, ये चलो 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 ऑक्सीजन आया, ले लेते, सबको ले लेते हैं। क्या करता है, सभी वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कहाँ पहुँचाती है, कोशिका में। हमारे जो शरीर की कोशिका है उसमें पहुँचाती है, और कोशिका के बाद कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है। बात समझ में आ गया। इसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप वायु कोष्ठक से रुधिर में आता है, रुधिर से फिर कोशिका, और कोशिका से फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम इसकी संरचना थोड़ी सी देखें तो ये जो हमारा फेफड़ा है ये इसके ऊपर इसके बाहरी परत में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। बात समझ में आया। इसकी दोहरी बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। असल में क्या होता है, अभी देखिए कोरोना का महामारी चल रहा है। कोरोना जो असल में कहाँ अटैक करता है, इसी एल्वियोली पे अटैक करता है। क्या होता है ना, कोरोना यहाँ पे असल हम लोग सुने हैं कि कोरोना फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो फेफड़ों में असल में कहाँ प्रभावित करती है, एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होती है, एक कोरोना अगर आया तो प्रतिदिन में वो हज़ारों की संख्या में बढ़ती जाएगी और इस एल्वियोली पे अपना कब्जा कर लेगी। लगता है जैसे इसका पिताजी का भवन है, पिताजी का बिल्डिंग है, ये अपने कब्जा कर लेगी और प्रतिदिन संख्या बढ़ाती जाएगी और इस एल्वियोली को अपने कैप्चर में कर लेगी। और जब हम लोग सांस लेंगे तो बहुत ही सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलता है अगर सांस लेने में परेशानी है मतलब आपको कोरोना हुआ है। तो यहाँ पे कोरोना यहीं पे अटैक करता है, एल्वियोली के ऊपर इतना भर जाता है कि अब जब सांस लेते हैं तो सांस ही नहीं लिएगा। कहा है ये देगा तब तो, ये कोरोना जाने देगा तब तो। अब देखिए आप दरवाजे के सामने हम खड़े हो जाएंगे, आप जा पाइएगा नहीं ना, हमको हटाइएगा तभी तो। यहाँ पे कोरोना अगर जंप कर जाता है आपका, एक बार प्रवेश कर जाता है तो इसको छुड़ाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से हटाना समझ लिया अपने फेफड़ों को बर्बाद करना है ना। तो यहीं पर कोरोना अटैक करता है। बात समझ में आ गया। और इसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है हमारा डायफ्राम, ये है संयोजी उत्तक का बना होता है। हम लोग इसे उत्तक चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा होगा कक्षा 9 में। ये है हमारा डायफ्राम जो संयोजी उत्तक का बना होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अभी। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए हम लोग सांस ले लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं कैसे, आपने सोचा है ना। फेफड़ा कभी नहीं चाहता हम सांस छोड़े, ये जो चाहता है कि हम ग्रहण कर ले रखें। लेकिन क्या करता है, ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है ये संयोजी उत्तक का बना होता है। क्या करता है ये डायफ्राम, सिकुड़ता है और छूटता है, सिकुड़ता है और छूटता है। देखिए जब ऊपर जाता है तो हमारा फेफड़ा को धकेलता है ना, और जब धकेलता है तो हमारा सांस क्या है, बाहर जाता है। और बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये डायफ्राम बोल देगा अरे हमको काम करने का मन नहीं, आज हम काम नहीं करेंगे तो पता चलेगा हम लोग सांस ले तो लिए लेकिन बाहर ही जा रहा है। कहा है ये धकेलता है ऊपर, धकेलता है। फेफड़ा देखिए क्या करता है, जब हम लोग सांस ले लेते हैं एल्वियोली में आ जाता है, सारे प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये खींच लेता है पूरे शरीर से। अब क्या करता है, उस अशुद्ध हवा को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है हमें। उस अवस्था में क्या करता है, ये डायफ्राम जो है थोड़ा ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो ये फेफड़ा का हवा जो है सो बाहर जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर नासा छिद्र के द्वारा बाहर। देखिए कभी कभी
ये जो डायफ्राम है अगर काम करना बंद कर दे तो हमारा ऑक्सीजन जो भीतर का भीतरे रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डायफ्राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अगर मान लीजिए डायफ्राम काम करना बंद कर दे तो बस आदमी ख़त्म, कोई चारा नहीं है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी पसली कुछ नहीं टूटा, लेकिन ससुरा ख़त्म, स्पॉट डेड। क्या होता है ना, कभी कभी कमरिए में लग गया है ना, कमरिए में लग गया तो ये क्या होता है, डायफ्राम, ये डायफ्राम जो है सो नीचे बैठ गया या फिर डेमरलाइज हो गया। डेमरलाइज होने के कारण क्या, ये काम करना बंद कर दिया और ऑक्सीजन तो वो भीतर खींच लिया, लेकिन बाहर कौन धकेलेगा भाई, बाहर नहीं धकेल पाया तो क्या, ऑक्सीजन उसका भीतर में रह गया, सांस अंदर में रह गया। अब देखिए हमें जीने के लिए सांस लेना और छोड़ना दोनों जरूरी है। तो ये क्या करता है, डायफ्राम में आपका चौपट तो बाहर ऑक्सीजन जाएगा कैसे, और ऐसा स्थिति में क्या करता है, स्फुटित हो जाता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता, अरे कुछ नहीं हुआ, कैसे कर गया। तो हम लोग को कभी कभी लगने लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी देखिएगा गर्भवती महिलाएं जो होती है, उनके गर्भवती महिलाओं के ये डायफ्राम जो है सो काम करना बंद कर देता। तो वो कैसे लेती है, उस अवस्था में क्या होता है, ये जो पसलियाँ होती है ये उभरना और सिकुड़ना चालू कर देती है, जिसकी सहायता से फेफड़ा दबता है और सिकुड़ता है, दबता है और उभरता है। तो उस स्थिति में डायफ्राम काम करना बंद करता है तो पसलियाँ वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है और गर्भवती महिलाएं वहाँ से सांस लेना आरंभ करती है। तो कुदरत का ये करिश्मा है, या फिर कुदरत का एक अजूबा मान लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं हमें हिचकी कैसे आती है, या हमें हिचकी क्यों आती है और हम सरकते कैसे हैं। तो दोनों के ऊपर बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार है। देखिए यहाँ ग्रसनी है, ये है ग्रसनी हमारा, और ग्रसनी के यहाँ पे इपीग्लूटिस नामक संरचना पाई जाती है। ये है ग्रसनी, और ग्रसनी में यहाँ ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा भोजन और श्वास दोनों यहीं से उतरता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे एक इपीग्लूटिस पाया जाता है। इपीग्लूटिस का काम क्या है कि जब भी ऊपर से अगर भोजन आएगा तो ये एयर वाले रास्ते को ये बंद कर देगा, और अगर ऊपर से सांस आता है तो ये फूड वाले रास्ते को बंद कर देगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं या फिर सांस लेते हैं तो कभी कभी क्या बोलता है, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई नियम है, इसीलिए कोई महात्मा ने कहा होगा कि खाना खाते समय इसलिए बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सरक सकते हैं, हिचकी आ सकती है। लेकिन आज के लोग तो बड़े बिजी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हिचकी कैसे हो गए, हिचकी कैसे आती है हमें, या फिर हम सरक कैसे जाते हैं। लिए खाना, एयर वाले बंद हो गया, फूड की ओर चला गया, या फिर लिए सांस, फूड वाला बंद हो गया, ये फूड मतलब भोजन, भोजन खाएं तो हमारा ये वाला बंद हो गया, इधर वाला बंद हो गया, और ये एयर आ गया। देखिएगा कभी कभी आप जब मार्केट जाते हैं तो जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, गाड़ी वाला इधर, बाइक वाला इधर, रुकिए रुकिए थोड़ा थोड़ा रुकिए, हाँ तो इधर जाइए, आप इधर जाइए। तो ये इपीग्लूटिस ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। एयर आएगा तो भोजन वाले रास्ते को बंद कर दिया, और भोजन आया तो एयर वाले रास्ते को बंद कर दिया। कभी क्या होता है, खाते समय हम लोग दोनों करते हैं, बात भी कर लेते हैं और खाना भी खाते हैं। इस तरह में हमें हिचकी आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए कि देखिए ब्रेन हमारा क्या करता है, इसे संकेत देता है। कभी आपने सोचा है कि ये काम अब खुद हो जाता है? नहीं। कभी हमने क्या हम इसको बोलते हैं इपीग्लूटिस की, ए इपीग्लूटिस वाह खाना खा रहे हैं, अरे चल एयर वाला रास्ता बंद कर ऐसा नहीं होता है। या फिर अरे इपीग्लूटिस वाह क्या बोलते हैं कि सांस ले रहे हैं, खाने वाला रास्ते को बंद करो। नहीं, ये काम जो है सो ब्रेन करता है। ये काम किसका है? ब्रेन का। ऑटोमेटिकली ये काम ब्रेन करता है। देखता है क्या, खाना आ रहा है मतलब एयर वाले रास्ते को बंद करो, देखता है सांस आ रहा है मतलब भोजन वाले रास्ते को बंद करो। ये काम कौन करता है? ब्रेन करता है। कभी कभी देखिए बात करते समय हमारा ब्रेन क्या करता है, उधर बिजी हो जाता है, जिस कारण इस इपीग्लूटिस को संकेत नहीं मिल पाता है। और उस समय इपीग्लूटिस का तो अरे रे रे बोलेगा कुछ, खाना आ रहा है कि भोजन आ रहा है, खाना आ रहा है या हवा आ रहा है, बोलेगा कुछ। उस समय दिमाग तो व्यस्त है बात करने में। अब देखिए खाना खाएं, पता चला एयर वाला रास्ता बंद नहीं किया, घुस गया खाना इधर फेफड़वा तरफ। फेफड़ा कोई बोलेगा ए फेफड़ा वाला जितना जो लोग रहेगा, ए खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, तो ऐसे मारेगा धप्पा, फेफड़ा के अंदर गया। हम लोग क्या है, हिचकी आ गया हमको, या फिर हम सरक भी जाते हैं। बात समझ में आया? तो फेफड़ा में नहीं जाना चाहिए। फेफड़ा में अगर जाएगा तो फिर बवाले है रे भाई, फेफड़ा में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग क्या है, दिमाग क्या है उधर व्यस्त है बात करने में,
तो हिचकी आ गई, या फिर हम लोग सरक भी सकते हैं। यही प्रोसेस होता है क्या, दिमाग के ऊपर क्या होता है, कभी कभी देखिएगा हम लोग को हिचकी आती, कहता है घर में अरे बाप रे कौन याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग को असल में वो हमको याद नहीं कर रहा है, हम उसको याद कर रहे हैं। क्या होता है, इपिग्लूटिस को संकेत कौन देता है, ब्रेन, कि भोजन आ रहा है एयर वाले को बंद करो, और एयर आ रहा है तो भोजन को बंद करो। लेकिन क्या होता है, दिमाग कभी कभी व्यस्त हो जाता है किसी को याद करने में, इपिग्लूटिस को संकेत नहीं मिल पाता है, और क्या होता है, भोजन आया चल गया फेफड़ा वाला रास्ता में, फेफड़ा बोले इरी सरवा, अच्छा मजा चखाते हैं, रुक, एकदम मारता है फेफड़वा से, एकदम भोजन वहाँ ऊपर धकेलता है, तैसे हम लोग धपाक हिचकी, एक हिचकी, या फिर सरक भी जाते हैं। सरवा केकरो याद में खोयल है, यहाँ खानवा खा रहा है, यहाँ पर ध्यान देगा, केकरो याद में खोएगा, चल चुपचाप यहाँ ध्यान वालन, ओकरा जगावे खातिर क्या, हिचकी, जैसे खानवा बाहर फेंकेगा तैसे आपको हिचकी आ जाएगा। बात समझ आए, या फिर आप सरक सकते हैं। तो यहाँ पर उल्टा बोलता है कि हिचकी आती है कैसे, हमरा को याद कर रहा है, जबकि उल्टा है कि आप ककरो याद कर रहे थे, उधर बिजी थे, और बोलते हैं हमरा याद कर रहा था, वाह रे लोलवा बक लोलवा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपसे, ठीक है। खाना खाइएगा तो सिर्फ खाने पे ध्यान रहना चाहिए। बात समझ में आ गया। ये सारा फंक्शन ब्रेन का है, ठीक है, ब्रेन का ही खेला है। कभी कभी देखिए हंसते हंसते अगर पानी पी लेते हैं, या फिर किसी को बात पे कॉमेडियन सुन के हंसती पानी वारी पी ले हैं, तो उसमें भी आप सरक जाइएगा, नाक ताक से पानी फेंक देगा। क्या होता है, आप पानी पी रहे हैं, ध्यान आपका किसी कॉमेडियन सीन पर चल गया, कॉमेडियन बात पर चल गया, तो माइंड उधर काम करने लगता है। इपिग्लूटिस कहता है रे 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 संकेत हुआ धुन रे, क्या आ रहा है हमको बताएगा तब तो, कौन वाला रास्ता वो बंद करे। इपिग्लूटिस को संकेत नहीं मिल पाता है, पी रहा है पानी, जाने चाहिए भोजन वाले रास्ते में, पता चला ये भोजन वाला बंद कर दिया, एयर वाला खुला रख दिया। अब फेफड़वा में आया जैसे अपन, ये फेफड़ा क्या बोलेगा, अननेसेसरी चीज़ आ रहा है, हम लोग का चीज़ नहीं है, हम लोग को हवा आना चाहिए, पानी आ रहा है मेरे क्षेत्र में, मारो साले को, मारता है जैसे पानी मारता है, फचाक ऊपर मारता है, हमारे नाक ताक से फेंक देता है पानी, है ना। तो यही होता है इस चीज़ का प्रोसेस, हिचकी और सरकना इसी के कारण आता है। तो जब भी आप खाना खाएं अलग से खाएं, इसमें ना बजें। बात समझ में आ गया। अब फिर से हम थोड़ा सा आते हैं एल्वियोली के ऊपर। यहाँ पे हम थोड़ी सी ये चर्चा करेंगे कि यहाँ पे एल्वियोली में जब आ जाता है हमारा ब्लड, तो क्या हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, एल्वियोली से क्या करता है, ब्लड सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है, और इसके बाद प्रोसेस क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए एल्वियोली में आएगा, एल्वियोली में आने के बाद वो ब्लड में आता है। देखिए ब्लड क्या करता है, ब्लड में जो है सो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है समझिए, हीमोग्लोबिन सिफाई का काम करता है। देखिए एल्वियोली में आया, एल्वियोली में ब्लड क्या करता है, ले लेता है, और ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन आया। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है। गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड के अंदर। आप अगर जूम करके देखिएगा तो हीमोग्लोबिन आपको छोटी छोटी संरचनाओं में बालूशाही टाइप को दिखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है हीमोग्लोबिन हमारा। बात समझ में आ गया। ये जो है ये हीमोग्लोबिन है, देखिए बालूशाही टाइप का दिख रहा है, ये हमारा ब्लड के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे आप आप खुद से भी देख सकते हैं इसको। तो ये क्या करता है, यही जो है सो ऑक्सीजन को एल्वियोली से खींचता है, यही ऑक्सीजन को एल्वियोली से खींचता है, और हमारे शरीर के सभी भागों में, सभी अंगों में पहुंचाने का काम करती है। ये देखिए ये है हीमोग्लोबिन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोली से आने के बाद हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के सभी भागों में यानी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। क्या करती है, ए हीमोग्लोबिन आया, ए चचा उठिए हीमोग्लोबिन आया। क्या करता है, बांट दो सभी शरीर के भागों में बांट दो। तो सभी शरीर के भागों में क्या करती है, पूरे शरीर में पहुंचा देती है। वहाँ से पहुँचाने के बाद कोशिका में आ जाती है, और कोशिका क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। बात समझ में आया। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या करती है, एल्वियोली में यहीं पर खड़ा रहती है, पहुंचा दिया सारी कोशिका को, और कोशिकाओं से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और वापस एल्वियोली में भेजती है, और एल्वियोली से हमारे फेफड़ों के द्वारा फिर बाहर। बात समझ में आ गया। तो यहाँ के बाद से थोड़ा सा और प्रोसेस है, आइए उसको हम समझते हैं। समझ में आया आपको बात। एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली में आने के बाद ब्लड के हीमोग्लोबिन जो है सभी शरीर की कोशिकाओं में पहुँचा देती है, और कोशिकाओं से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करती है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से खींचती है और वापस एल्वियोली में पहुंचाती है, और वापस फेफड़ों के द्वारा बाहर हो जाती है, जो हमें 4% के रूप में बाहर मिलती है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो बकलोल है बदमाश है।
क्यों बदमाश है? देखिए यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है इससे ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यारा है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गंध वाली धुएं जो होती है वो, है ना। इसलिए कहते हैं गंध वाली जगह पे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अभी देखिएगा आपको कोई बेहोशी वाला दवा सुंघा दे तो वो जल्दी असर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पसंद करता है, हीमोग्लोबिन जो है सो गंदी चीज़ों को जल्दी पसंद करता है, बकलोल है ससुरा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा आप कि जब भी हीमोग्लोबिन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो ये क्या करती है, इसी को क्या करती है पूरे शरीरों में पहुंचा देती है। जैसे देखबो नहीं करता है ऑक्सीजन आया है कि क्या आया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़िया फेवरेट चीज़ आया, फेवरेट चीज़। जैसे आप लोग अभी हम लोग को देखिए हानि करता है, फास्ट फूड हानि करता है, लेकिन हम लोग को खाने में अच्छा लगता है कि नहीं। उसी तरह फेफड़ा को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया लगता है, लेकिन वो हानि करता है। क्या करता है, जैसे ही फेफड़ा के अंदर हम लोग नाक से लेंगे भीतर, जैसे भीतर आप लिए, जैसे आया यहाँ फेफड़ा में एल्वेली में हीमोग्लोबिन, अरे आज पा रहे हैं रे बाबा, तुरते लेगा, बोलेगा ए चचा ए कार्बन मोनोऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दो पूरे शरीर में पहुंचा दो। जैसे ही पहुंचाया हम लोग तुरते बेहोश, ले तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इलाज करके ठीक कर देता है। तो ये कभी कभी इस चीज़ का ध्यान रहे कि धुआं वाले क्षेत्र में आप ना जाएं। देखिएगा कभी भी नाक बंद कर लेते हैं हम लोग तुरंत, है ना, क्योंकि तुरंत उसको पसंद आ जाता है, फेफड़ा को तुरंत पसंद आ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मांग रहा है, लाने कार्बन डाइऑक्साइड लाओ ने और कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ ने। तो ये सब इसको पसंद है, तो इसको ना दें क्योंकि ये हानिकारक चीज़ें हैं। बात समझ में आ गया।